आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 JS के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर जो है उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं आपसे पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो निम्न हैं। और पहला कमियां क्या है? तो पहला कमियां यहाँ पे नोट कर लेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा पाए थे। परमाणु जो मॉडल बना था रदरफोर्ड साहब ने, ये परमाणु के अस्तित्व को उन्होंने अच्छे से नहीं समझा पाए थे, इसलिए इनमें कमियां प्राप्त हुआ था। दूसरा जो कमियां था, रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में जो है असफल रहे। तो दो कमियां इनमें मिला था। परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां क्या क्या हैं? रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा पाए थे और रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या हुए थे? असफल रहे थे। तो ये दो कमियां को जो है आप सभी लोग अपनी कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको यह कमियां क्या होगा? याद हो जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह उत्तल लेंस में प्रकाश के किरण को गुजारा गया है और इसकी फोकस दूरी जो दिया गया है, तो फोकस दूरी जो है 20 सेमी दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे यफ, और यफ बराबर क्या प्रश्न में दिया गया है? तो 20 सेमी जो है फोकस दूरी दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे चित्र में, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी u, और u का मान कितना दिया गया है? 10 सेमी दिया गया है। और ये लेंस के पीछे है, तो लेंस के पीछे जो रहता है तो वह धनात्मक लिया जाता है। तो इसलिए लिखेंगे u, और u बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 सेमी प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ u बराबर 10 सेमी हो जाएगा। v बराबर पूछा गया है, v का नाम क्या है? प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है। और प्रतिबिंब की दूरी के लिए अब यहाँ लेंस का सूत्र लिखेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लेंस का सूत्र, और लेंस का सूत्र आपको याद होगा, लेंस का सूत्र की सहायता से जो है यहाँ पर भी का मान निकलेगा। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो 1/v, तो 1/v का मान तो पूछा जा रहा है, माइनस 1/u, u का मान 10 दिया गया है, बराबर f का मान 1/20 हो गया। अब ये माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस पक्षांतर होगा, तो 1/20 प्लस 1/ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 10 का एलसीएम अगर लिया जाएगा तो 20 एलसीएम हो जाएगा। अब 20 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर कितने से गुणा करें? 20 हो जाए, 2 से गुणा कर लीजिएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा? 1 + 2 हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो हर आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3 बटा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस मान को उल्टा कर लीजिए, क्योंकि v का मान ज्ञात करना है। तो v बराबर निकालेंगे तो इसका उल्टा होगा, तो 20/3
3 हो जाएगा। अब 3 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.67 सेमी। यही प्रतिबिंब की क्या हो जाएगा, यह दूरी हो जाएगा। तब प्रतिबिंब की दूरी 6.67 सेमी जो है प्रतिबिंब की दूरी है। अब इस किरण मार्ग में भी दिखाना है, तो किरण मार्ग में कैसे दिखाया जाएगा, तो सबसे पहले जो उत्तल लेंस जो बना हुआ था, आकृति जो प्रश्न में दिया गया था, अब यहाँ उत्तल लेंस आकृति आप बना लेंगे। पुनः वही आकृति बनाने के बाद यहाँ बताया गया है कि यहाँ से प्रकाश किरणें जब गुजारा गया है, इसे लेंस पर गुजारा गया है और यहाँ से इस पर जो लेंस पर गुजारा गया है, तो प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से अपवर्तित होकर के एक O बिंदु पर मिली हैं और यहाँ तक जो है ये वस्तु की दूरी था, U का मान था और U का मान कितना दिया गया था, तो U का मान प्रश्न में जो है 10 सेमी दिया गया था। अब ये 10 सेमी जो है U का मान दिया है। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है 6.67, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेमी था, तो प्रतिबिंब इसी रास्ते में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो यहाँ से डॉट डॉट करके लगभग में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि टोटल दूरी 10 था, 10 में ये 6.67, मतलब इसी रास्ते में 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी लगभग क्या 10 सेमी था, तो 6.6 इसी रास्ते में पड़ेगा, तो 6.67 सेमी जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की यह दूरी बनेगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयवों को दिखाइए। तो यहाँ पर जो है 2 प्रश्न दिया गया है। पहले वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, अब यहाँ पर परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, अब यहाँ पर परिभाषा पूछा गया है। अब परिभाषा को पहले लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वे तरंगे, यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, यहाँ पर वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, जिनके संचरण का मतलब चलने के लिए, जिनके संचरण के लिए, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे तरंगे को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है परिभाषा, तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं, ऐसे तरंगों को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, तो आप जैसे लिख सकते हैं गामा किरण है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे गामा किरण, यहाँ लिखेंगे गामा किरण है। और किरण कौन है, तो गामा किरण के बाद आप लिख सकते हैं एक्स रे है, एक्स किरण है, एक्स किरण है। और एक्स किरण के बाद से क्या है, पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी किरण है। और पराबैंगनी किरण से चाहे तो अभी और लिख सकते हैं, पराबैंगनी किरण और रक्त किरण लिख सकते हैं यहाँ पर, और रक्त किरण हो जाएगा, पराबैंगनी और रक्त किरण लिख सकते हैं। तो यह जो है किनका उदाहरण हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे का क्या है, यह उदाहरण हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि इनके संचरण आरेख का वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का जो है आपको ग्राफ खींचना है, अवयव दिखाना है। तो कैसे यहाँ पे दिखाया जाएगा, अब सबसे पहले यहाँ पर 3 अक्ष आपको बनाना है। यहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। यहाँ से लेकर के
यहाँ से लेकर के पहले यह यक्ष अक्ष हो जाएगा। कौन अक्ष हो जाएगा? यक्ष अक्ष है। तो यह बन गया यक्ष अक्ष, और यहाँ ऊपर जो बनेगा यह बनेगा वाई अक्ष, और यहाँ जो बनेगा इसको कहा जाता है जेड अक्ष। अब यहाँ 3 अक्ष बना है, यक्ष, वाई और जेड है। अब इसमें जो है यक्ष अक्ष क्या होता है? तो संचरण की दिशा होता है। तरंग के संचरण की दिशा जो है यक्ष अक्ष होता है। और वाई अक्ष क्या है? तरंग का जो है क्या है, वाई अक्ष क्या है और जेड अक्ष क्या है, एक एक लाइन को आपको समझना है। अब ध्यान देंगे, यक्ष अक्ष जो होता है यहाँ लिखेंगे संचरण की दिशा होता है, चलने की दिशा यक्ष अक्ष होता है। तो संचरण की दिशा यक्ष अक्ष को माना जाता है। और जो है ऊपर जो बना है वाई जो बना है इसको वैद्युत क्षेत्र माना जाता है। वाई अक्ष को वैद्युत क्षेत्र बताया जाता है, और जेड अक्ष को हमेशा याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बताया जाता है। कौन क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र बताया जाता है। तो समझ में आ गया होगा यक्ष अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है और जेड अक्ष क्या है। तो यक्ष अक्ष तरंग के चलने की दिशा, वाई अक्ष जो है वैद्युत क्षेत्र, और जेड अक्ष जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब इसमें जो अवयवों जो खींचना है, ग्राफ खींचा जाएगा, आरेख खींचा जाएगा, तो ये ऊपर जो बना हुआ है यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बना है। और किस क्षेत्र में बना है? तो यह पहले वैद्युत क्षेत्र में बना है। तो वैद्युत क्षेत्र में जब 90 अंश का कोण बनेगा तो एक बार वैद्युत क्षेत्र में बनेगा, एक बार चुंबकीय क्षेत्र में बनेगा, एक बार क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होगा, पुनः एक बार जो है वैद्युत क्षेत्र में होगा। मतलब एक दूसरे का उल्टा, मतलब एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे बनता जाएगा लंबवत जो रहेगा। तो यहाँ 90 अंश का कोण बना है और यहाँ एक बार ऊपर 90 अंश का कोण बना है। तो समझ में आ गया, एक बार 90 अंश ऊपर, एक बार नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे बनाते हैं। और नीचे जो है ऊपर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इधर बना लेंगे, यह जो है बना है ये कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और यहाँ से जो है ये बना हुआ है कौन सा क्षेत्र है? ये वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि नीचे अब लंबवत है। तो नीचे जब लंबवत रहेगा तो यह वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये बन गया वैद्युत क्षेत्र, और यह बन जाएगा क्या? तो यहाँ पर बनेगा पुनः जो है यह बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यही जो बना है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अवयव कहा जाता है। यह आरेख खींचा गया है किसके लिए? तरंग के चलने के लिए आरेख खींचा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का और वैद्युत क्षेत्र का जो है आरेख क्या है। तो आरेख समझ में आ गया होगा, एक बार लंबवत ऊपर, एक बार नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे लंबवत बनता है। तो यह जो है आरेख को आप सभी लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे की परिभाषा खत्म हो गया और इसमें आरेख पूछा गया था, तो आरेख भी अच्छे से समझा दिया गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझेंगे और इसका सूत्र को समझेंगे। तो ध्यान देंगे, लूप में जो प्रवाहित धारा है और क्षेत्रफल के गुणनफल को जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पहले इसकी परिभाषा को लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लूप में प्रवाहित धारा, लूप में लिखेंगे प्रवाहित धारा, लूप में प्रवाहित धारा और क्षेत्रफल, और लूप का क्षेत्रफल के गुणनफल को, क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ यम से प्रदर्शित करते हैं। और ये कौन राशि है? तो लिखेंगे यह जो है
सदिश राशि है। क्या लिखेंगे? यह सदिश राशि है। तो कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को यम से प्रदर्शित करेंगे और यह सदिश राशि है। लिखेंगे यहाँ पर यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो या तो परिभाषा हो गया, कितना आसान है, लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं और यह एक कौन राशि है? सदिश राशि है। तो सूत्र क्या बनेगा अब? तो यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे, यम बराबर क्या बनेगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर हो गया धारा, धारा मतलब आई हो जाएगा और क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा। तो यम बराबर क्या बन गया? आई ए बन गया। यह सूत्र बन गया यम बराबर आई ए। किसका सूत्र है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। अब यदि लूप में फेरों की संख्या, यहाँ लिख दें, यदि लूप में, यहाँ लिखेंगे यदि लूप में फेरों की संख्या, लूप में किसकी संख्या? फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या n है, तब क्या सूत्र बनेगा? फेरों की संख्या n है तो, अब यहाँ n है तो फेरों की संख्या n है तो क्या सूत्र बनेगा? तो सूत्र हो जाएगा यम बराबर, सूत्र बनेगा n आई ए हो जाएगा। और यही जो सूत्र जो आएगा यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ सूत्र कैसे बना है। यह आई ए है, इसमें फेरों की संख्या 1 है, लेकिन इसमें फेरों की संख्या n है, इसलिए यम बराबर n आई ए है। नीचे लिखेंगे यही चुंबकीय, नीचे क्या लिखेंगे? यही चुंबकीय द्विध्रुव, लिखेंगे यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? सूत्र है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे? यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र कैसे है? यम बराबर n आई ए। आई का नाम क्या है? धारा, और ए का नाम क्या है? क्षेत्रफल। धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। और यह राशि कौन सी राशि है? तो यह जो है सदिश राशि होता है। तो समझ में आ गया होगा कि परिभाषा कैसे लिखा गया और सूत्र का यह निगमन कैसे किया गया। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 3 में जो है यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था, 4 प्रश्न दिया गया था, तो चारों प्रश्न को जो है प्रश्न नंबर 3 में हल कर दिया गया है। अब जो है प्रश्न नंबर 4 में जो प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में क ख ग घ और अंगा जो दिया है। अब इस भाग के प्रश्न को अगले भाग की वीडियो में हल किया जाएगा और हल करके वीडियो जब अपलोड कर दिया जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए जाएगा और वहाँ से जा कर के प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। अब अगले भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।